Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to start with the part 2 of your second unit, in which today I am going to discuss Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. So let's start with the Kirchhoff's law. देखो किरचॉफ कौन था? ये वन ऑफ द साइंटिस्ट था जिसने हमें कुछ लॉज दिए थे इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स था। तो इसने दो लॉज दिए थे। फर्स्ट इसका जो लॉ था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम 3 डिफरेंट नेम से जानते हैं, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो ये लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हम अलजेब्रिक सम लेते हैं करंट्स का विच इज मीटिंग एट वन जंक्शन, वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, देखो डायग्रामेटिकली समझते हैं जो मैं आपको बोल रही हूं कि सपोज करो ये मेरे पास O है, पॉइंट है, इससे क्या है डिफरेंट करंट्स निकल रहे हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहां से डिफरेंट करंट्स बाहर निकलते हैं। सपोज ये डिफरेंट डायरेक्शंस मैंने शो की, तो मैं ये कहती हूं कि ये सपोज I1 है, दिस इज I2, ये I3 है, I4, I5, I6 एंड I7। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉइंट से डिफरेंट करंट्स हमारे पास एंटर या फिर एग्जिट हो रहे हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो अगर ये एरो इनवर्ड है, इसका मतलब I2 करंट इसमें एंटर हो रहे हैं, I3 करंट क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। सिमिलरली हमने ये सारा शो किया है। तो ये किरचॉफ लॉ हमें क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ कि आप इन सभी करंट्स का जब अलजेब्रिक सम लोगे वो क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। तो अब देखते हैं इसका अलजेब्रिक सम कैसे लिया जाए। उसको समझने से पहले हम इसकी कुछ साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास जो करंट है, इफ इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, अगर ये जंक्शन के टुवर्ड्स फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पर I2 की बात करें, तो उस केस में जो करंट होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखो I2 टुवर्ड्स द जंक्शन है, I4 इज टुवर्ड्स द जंक्शन, I5 एंड I6, ये 4 करंट्स क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव होंगे। और अगर हमारे पास करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इन दैट केस वी टेक द वैल्यू ऑफ करंट एज नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास देखो I3, I1 एंड I7, इसमें एरोज क्या है? अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब देखो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KCL लिखते हैं। KCL को अप्लाई करते हैं एट जंक्शन O। तो जंक्शन O पर ये लॉ देखो कैसे लगेगा। साइन कन्वेंशन के साथ हमें लॉ लगाना है। तो सबसे पहले बात करती हूँ I1 की। एज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 I6 एंड माइनस I7। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सभी समीशन है, तो ये मेरे पास जो समीशन आए है वो क्या है? 0 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? पॉजिटिव वाले को मैं एक साइड रख लेती हूँ, नेगेटिव वालों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू I1 प्लस I3 प्लस I7। तो यहां से आप क्या प्रूव कर रहे हो कि I2, I4, I5 एंड I6 ये करंट्स कैसे थे? विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। और I3, I1, I7 क्या है? अवे फ्रॉम द जंक्शन। दैट मीन्स जो टोटल करंट हमारे पास फ्लो करता है जंक्शन में, वो स्टोर नहीं होता जंक्शन पर। ठीक है, जितना हमारे पास करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या है? एग्जिट हो रहा है। क्लियर हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से, कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो KCL लॉ है ये किसके अकॉर्डिंग है? हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। जैसे चार्ज कभी भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिमिलरली जो करंट है वो भी जंक्शन पर क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं होता। जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन में उतना ही करंट क्या है? एग्जिट करता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है सर्किट में, या ऐसा कोई भी जंक्शन नहीं है विच एक्ट एज सोर्स और सिंक ऑफ द चार्ज।
सोर्स एंड सिंक का मतलब होता है, सोर्स का मतलब जहां चार्ज की प्रोडक्शन होती है, सिंक का मतलब जहां पर उसकी स्टोरेज होती है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, जहां पे करंट स्टोर नहीं हो रहा है। और करंट किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है, इसका मतलब चार्ज भी स्टोर नहीं हो रहा है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बोला। सबसे पहले अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट वो 0 होता है। सेकेंडली साइन कन्वेंशंस आपको ध्यान रखनी है। इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इट विल बी नेगेटिव। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो केसीएल लॉ है ये सपोर्ट किसको करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को करता है। सेकेंड लॉ देखो अब क्या है हमारे पास, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, और इट इज नोन एज किरचॉफ्स लूप लॉ, और इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, दैट इज केवीएल। तो देखो जैसे हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में बोला था अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो अलजेब्रिक सम है जो भी क्लोज्ड पाथ में, वोल्टेज की बात हो रही है मतलब क्लोज्ड सर्किट में जो भी हमारे पास पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, जो इन्वॉल्व क्या करते हैं? रेजिस्टर्स को भी एंड सेल्स को भी, वो क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। देखो एक सर्किट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट सेल्स गिवन होंगे, सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो पोटेंशियल है उसको मैं ई से डिनोट करूंगी, उसका ईएमएफ, और डिफरेंट रेजिस्टर्स भी गिवन होंगे। रेजिस्टर के अक्रॉस उसकी जो पोटेंशियल है V है वो क्या होगा? I इंटू R होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि समीशन E प्लस समीशन I इंटू R इज 0। ये हमारे पास है केवीएल लॉ। क्लियर हुए आपको? केवीएल क्या है? ध्यान रखना आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों लॉज भी लग सकते हैं, केसीएल एंड केवीएल साइमल्टेनियसली, या फिर सिर्फ केवीएल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या सिर्फ केसीएल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये जो हमारे पास है क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछते हैं, पहले डायरेक्ट पूछा जाता है कि केसीएल क्या होता है, केसीएल किस कंजर्वेशन लॉ को सपोर्ट करता है, सेकेंडली केवीएल क्या होता है और वो किस कंजर्वेशन लॉ को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होती है, जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है अक्रॉस दी क्लोज्ड सर्किट जो इन्वॉल्व कर रहे हैं रेजिस्टर्स को भी और सेल्स को भी, वो 0 होता है। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे बोल रहे हैं ये चीज। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें मैंने 2 सेल्स को ड्रॉ किया है, E1 एंड E2, उनका ईएमएफ है, और 3 रेजिस्टर्स को ड्रॉ किया है, और कुछ करंट शो किए हैं कि अगर सेल E1 है तो इससे करंट I1 निकलेगा। इस B पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड हो जाता है 2 डिफरेंट आर्म्स में। अब ऐसी E2 को लो, इससे करंट I2 निकलेगा, तो यहां पर जो करंट जाएगा वो जाएगा I3, या फिर आप ये भी कह सकते हो I3 किसके इक्वल होगा? यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, सो I3 विल बी I1 प्लस I2। कैसे बोला है कि ये जो B पॉइंट है ये क्या बन गया है? अब हमारे पास जंक्शन बन गया है, ठीक है। B एक जंक्शन है, इस पे आप केसीएल लॉ लगा सकते हो। देखो I1 एंटर हो रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव, I2 भी एंटर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, I3 एग्जिट हो रहा है तो माइनस I3। तो यहां से देखो I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो गया? आपके पास I3 के इक्वल हो गया, ठीक है। इस वे में हमने क्या लगाना है? केसीएल लॉ को आप इजीली लगा सकते हो कि सपोज करो आपको I1 I2 की वैल्यूज गिवन है, आपसे वो I3 पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर केसीएल लगाओ और I3 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सम करना है, सिंपल। क्लियर हुआ है? तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने से पहले कि इस पे हम केवीएल कैसे लगाएंगे, पहले आपको मैं साइन कन्वेंशंस बता देती हूँ। जैसे हमने साइन कन्वेंशन केसीएल की पढ़ी थी वैसे ही हमारे पास इसमें भी साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन हम ईएमएफ के लिए देखते हैं सबसे पहले कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव होगी अगर हम मूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल की साइड। इंक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब अगर मैं नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की साइड मूव कर रही हूं देन ईएमएफ विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो कैसे? अगर जैसे मैं यहां बात करती हूँ, सपोज करो मैं मूव कर रही हूँ, ये पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, यहां से अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूंगी तो ईएमएफ क्या होगा? नेगेटिव होगा।
और ईएमएफ मेरे पास पॉजिटिव होगा अगर मैं पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की साइड मूव करती हूं। दैट मीन्स हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक लूप में मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना केवीएल को लूप लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये क्लोज सर्किट में लगता है। देखो ये क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट में कभी भी केवीएल नहीं लगेगा, केसीएल लग सकता है, केवीएल नहीं लग सकता, इसलिए इसको लूप लो बोलते हैं। तो जब भी हम किसी लूप की बात कर रहे हैं, अगर उसमें सबसे पहले नेगेटिव पोल आता है तो उस केस में ईएमएफ नेगेटिव होगा, और अगर पहले पॉजिटिव पोल आएगा तो इस केस में जो ईएमएफ है वो आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये दो बातें भी याद है तो आप इजीली यहाँ पर साइन कन्वेंशन करेक्ट ही यूज करोगे एग्जाम में। ठीक है, नेगेटिव पोल एनकाउंटर होते हैं पहले, ईएमएफ विल बी नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव होता है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो ईएमएफ भी है और आईआर भी है, तो अब इसकी भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आईआर है ये पॉजिटिव होगा अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सपोज करो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, और हम भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं कि जो हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन अगर वो सेम है तो आईआर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं कुछ ऐसा बता देती हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ बट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस केस में जो आईआर है वो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर हुई हैं दोनों साइन कन्वेंशंस। अभी डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे मैं बोल रही हूँ सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ये सर्किट गिवन है, अब इसमें मेरे पास 3 लूप्स गिवन है। एक तो लूप ये ऊपर वाला ए बी ई एफ ए, सेकेंड क्या ले सकती हूँ मैं, बी सी डी ई बी, और एक पूरा बिग लूप। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स जो भी आपको क्वेश्चन में पूछे हैं फाइंड आउट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लूप्स को यूज करोगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 लूप से आंसर आ जाए, क्वेश्चन में 3 लूप्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लूप आप कोई भी यूज करो, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट लूप्स यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैं अपने क्वेश्चन के लिए ये दोनों लूप्स का यूज कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, एक ये ऊपर वाला लूप ले रहे हो और एक पूरा बिगर लूप ले रहे हो। कोई और स्टूडेंट नीचे वाला ले सकता है और बिगर लूप ले सकता है। तो कोई भी लूप लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करती हूं लूप ए बी ई एफ ए में। ए बी ई एफ ए मतलब कि मैं ऐसे मूव कर रही हूं, ये मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो देखो अब यहां से मूव कर रहे हैं तो सब देखो ये मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो यहां पे देखो I1 के अक्रॉस इस आर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये नहीं होगा। यहां पर देखो ये I3 करंट है और R2 रेजिस्टेंस है। मूवमेंट की डायरेक्शन भी देखो इसी डायरेक्शन में है ना, ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव I3 R2। अब आ जाओ यहां पर I1 है और R1 है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस I1 R1। तो ऐसे मूव करने पे यहां पर देखो सबसे पहले नेगेटिव पोल आया है तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस E1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, E1 क्या आ जाएगा, I1 R1 प्लस I3 R2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। तुम्हारी मर्जी थी, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया है, आप इसको क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकते हो। चलो इसको क्लॉकवाइज मूव करवा के देखते हैं क्या होता है। सपोज मैं इसको ऐसे मूव करवाती हूँ, तो ऐसे मूव करवाने का मतलब देखो, अगर मैं बात करती हूँ I3 R2 की, अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, करंट मूव कर रहा है B से E और हम मूव कर रहे हैं E से B, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I3 R2। अब यहां आ जाओ, करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस I1 R1। ठीक है, और ऐसे मूव करते हुए पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव पोल आ रहा है, तो ये हो गया प्लस E1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो E1 क्या आ जाएगा, I1 R1 प्लस I3 R2। देखो दोनों इक्वेशन सेम आई हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्लॉकवाइज मूव करो या फिर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी साइन कन्वेंशन को यूज करोगे।
क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लूप पर लगाते हैं। वो लूप मैं कौन सा ले रही हूँ, ये पूरा बिगर लूप ले रही हूँ। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ABCDEFA। ध्यान रखना जब भी आप ये लूप लिखोगे इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। ये मत सोचना कि F तक छोड़ दोगे। लूप का मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। तो वो हमने लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो AB में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, BC में कोई रेजिस्टर नहीं है। अब CD में आ जाओ। सबसे पहले क्या आया है हमारे पास, एक सेल आ गया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर E2। देन अब मूवमेंट कैसे करवा रही हूं मैं, सपोज करो मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखो करंट हमारे पास ऐसे है, ये I2, और हमारी मूवमेंट ऑपोजिट है, तो ये होगा -I2 इंटू R3। अब यहाँ पे देखो इस आर्म में कोई भी रेजिस्टर नहीं है। आ जाओ इस आर्म पर, बीच वाली आर्म इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि मैं आउटर लूप की बात कर रही हूँ, सबसे बड़े वाले लूप की। तो यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन और हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा +I1R1। नेक्स्ट EMF का नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है सबसे पहले, तो ये होगा -E1 = 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास E2 की वैल्यू क्या आ जाती है, E1 + I2R3 -I1R1। बताओ समझ आई ये बात। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस आपने यही सीखना था कि हम लूप्स के ऊपर कैसे KVL लगाते हैं। आगे तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर देंगे। अगर वो पूछ रहे हैं E1 E2 निकालो, रेजिस्टेंसेस निकालो, करंट्स की वैल्यू निकालो, तो आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या सीखना है कि अगर कोई लूप गिवन है उसके ऊपर KVL कैसे लगता है। KVL के साथ KCL भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर KCL लगाया था तो वहां से हमने क्या बोला था, I1 + I2 -I3 = 0। तो एक ये इक्वेशन बन गई कि हमें अगर करंट्स की वैल्यू निकालनी है तो I3 के प्लेस पर आप I1 + I2 भी पुट कर सकते हो। क्लियर हुई ये बात। तो आपको दो लॉज ध्यान में रखने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं। KCL लॉ जो करंट लॉ होता है, और KVL विच इज नोन एज वोल्टेज लॉ। और ये जो मेरे पास KVL लॉ है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। जैसे KCL सपोर्ट करता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, वैसे ही मेरे पास KVL सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास नेट चेंज होगा इन द एनर्जी ऑफ चार्ज वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ चार्ज आफ्टर द चार्ज कंप्लीट्स अ क्लोज्ड पाथ, वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। क्लियर हुए आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब नेट चेंज इज 0, और यू कैन से उनके अंदर जितनी भी एनर्जी कंजर्व्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। तो अब देखो अगर आपसे पूछ लें डिस्टिंग्विश बिटवीन KCL लॉ एंड KVL लॉ, तो आप देखो क्या बोलोगे। सबसे पहले KCL सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। KCL में क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज 0। ये हमारे पास KCL ओपन और क्लोज्ड सर्किट दोनों पर लगता है, बट KVL सिर्फ क्लोज्ड सर्किट या फिर सिर्फ लूप पर ही लगता है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए बिटवीन 2 लॉज ऑफ किरचॉफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आप घर पर प्रैक्टिस करना इन लॉज की, मेनली KVL की प्रैक्टिस करना, क्योंकि KVL से ही क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं किया है, सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।